हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि। कृषि मतलब फार्मिंग। तो जो कृषि है ये आपकी 10वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 4 है जो आपको पढ़ना है इसमें। तो बच्चों, आप लोग कभी अगर गांव में गए हों तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर खेती की जाती है अलग अलग तरीके से। कृषि का मतलब क्या है? कृषि हमारे देश की एक प्राचीन क्रिया है जिसके जरिए हम अनाज वगैरह पैदा करते हैं। ठीक है। कृषि यानी फार्मिंग ये एक प्राथमिक गतिविधि है। प्राथमिक गतिविधि यानी जिसमें जो कि नेचुरल होती है, जिसमें इंसानी हस्तक्षेप वो बहुत कम होता है। तो इसीलिए कृषि को आपका प्राथमिक गतिविधि कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो कृषि होती है वह फसलें, फल, सब्जी, फूल और पशुपालन, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कृषि कहलाती है। ठीक है। यानी फसल हो गई आपकी, फल, सब्जी, फूल, ये सब हो गए। और उसके अलावा पशुपालन। लैटिन वर्ड्स एगर से निकला है ये, और एगर मीन्स होती है भूमि प्लस कल्चर। तो एगर कल्चर मतलब एग्रीकल्चर मीन्स जो भूमि है जहाँ पर किसी भी तरीके का वर्क किया जाता है, जो आपका कुछ उगाने के लिए करते हैं, वो एग्रीकल्चर कहलाएगा। अब भारत में कृषि के प्रकार, तो भारत में मेन 3 प्रकार होते हैं जो कृषि के आप देखने को मिलते हैं आपको। पहला है आपका प्राथमिक जीविका कृषि। प्राथमिक जीविका कृषि का मतलब क्या हुआ? यानी जो आप कृषि करते हैं जीविका के लिए, यानी जीवन जीने के लिए, यानी हमारे घर में इतने की ज़रूरत है इसलिए हमने इसमें प्राथमिक जीविका कह लिया। फिर गहन जीविका कृषि, उसके बाद वाणिज्यिक कृषि। तो ये कुछ रीज़न है। तो अभी इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला आपका प्राथमिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है? तो यानी कि परिवार का पेट भर सके, यानी किसान है, किसान के पास इतना टुकड़ा है कि बस वो उस अपने ज़मीन पर खेती करके सिर्फ अपने परिवार का ही पेट भर सकता है। दूसरा, ये मानसून पर ज़मीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करता है। मतलब मानसून होगा या ज़मीन उर्वरक होगी तो यहाँ पर खेती होगी सही से। जलवायु के हिसाब से ही किसी फसल का चुनाव किया जाता है। सर्दी होगी तो गर्मी वाली फसल लगाई जाएगी। ज़मीन के छोटे टुकड़े पर की जाती है। आदिम औजार और परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल हल, दाव, कुल्हाड़ी, खुरपी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके ये कृषि की जाती है। इसमें ट्रैक्टर वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा आता है जिसे इसी के अंदर आता है जिसे कहते हैं कर्तन दहन। अब ये कर्तन दहन क्या है? ठीक है, ये आपकी प्राथमिक जो कृषि है उसी का पार्ट है। ठीक है। कर्तन दहन सबसे पहले ज़मीन के किसी छोटे टुकड़े की वनस्पति को काटा जाता है और फिर उसे जलाया जाता है। मतलब जो ज़मीन पे कोई घास फूस उग गई है तो या तो उसको काट देते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो, और छोटे मोटे घास वास होंगे तो उसे उखाड़ देते हैं। वनस्पति के जलाने से राख बनती है। हाँ, उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाई जाती है। इस प्रक्रिया को कृषि में मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। ठीक है। जब वो जला के वहाँ पर राख जो होती है वो सारे में फैला देते हैं और फिर वहीं पर बीज डाल के उसमें खेती करते हैं। तो मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को छोड़ देते हैं और फिर खेती के लिए दूसरी भूमि पर जाकर फसल करते हैं। ठीक है। तो मतलब वहाँ जब उसका उर्वरता खत्म हो जाती है ज़मीन की तो वो उसे छोड़कर कहीं और जाकर कृषि करने लगते हैं। कार्य की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि के कार्यों में सम्मिलित है। 2/3 का मतलब जो आपकी 75% जो जनसंख्या है वो पूरी की पूरी किस में लगी है? कृषि क्षेत्रों में। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। भारत की कुछ फसलों का उत्पादन निर्यात भी किया जाता है। मतलब भारत में कुछ ऐसी फसलें भी हैं जो निर्यात के लिए पैदा की जाती है। जैसे अब नील हो गया, तंबाकू वगैरह हो गए, कॉफ़ी, चाय, तो ये निर्यात पैसे के लिए की जाती है। ठीक है। फिर अगला आता है पॉइंट जिसे कहते हैं गहन जीविका निर्वाह कृषि।
तो गहन जीविका कृषि क्या है? कृषि बहुत बड़े भाग पर होती है, सघन आबादी वाले क्षेत्र में होती है। सघन आबादी यानी जो बसावट वाला एरिया होता है। जैविक रासायनिक निवेश और सिंचाई इसमें इस्तेमाल की जाती है। अब गहन जीविका कृषि की समस्या क्या है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होता है इसमें, ठीक है। क्या दादा की जमीन उसके बेटे को मिलेगी, उसके बेटे की ज़मीन उनके बेटे को मिलेगी, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। तो इससे ज़मीन छोटी होती चली जाती है ना, इससे ज़मीन का आकार छोटा हो जाता है। पलायन की समस्या देखने को मिलती है, उस ज़मीन को छोड़ के कहीं और चले गए। छोटे आकार के भूखंड से होने वाली पैदावार जो है वो लाभप्रद होती है। जो मतलब छोटा आकार है उसके भूखंड से जो भी कमाई करेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा थोड़ी होगा, उससे तो नुकसान होगा। लेकिन ज़्यादा एरिया पे करेंगे तो हमें जितने की खाने की ज़रूरत है उतना रख के बाकी सारा का सारा हम बेच सकते हैं, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर आता है जिसे हम कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। अब ये वाणिज्यिक कृषि क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पैदावार, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करेंगे। आधुनिक साजो सामान, आधुनिक पैदावार वाले बीज इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें। रासायनिक उर्वरता, कीटनाशक, खरपतवार का बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है इसमें। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ठीक है, ये कुछ एरिया है जहाँ पर हम वाणिज्यिक कृषि करते हैं। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? जो हम पैसा कमाने के लिए जो भी करते हैं। जैसे सरसों का तेल है तो सरसों के तेल के लिए सरसों बोई जाती है, तो वो पैसे के लिए लगाते हैं हम खेती, ठीक है। फिर आता है जिसको कहते हैं हम रोपण कृषि। अब ये रोपण कृषि क्या है? बीज के विपरीत पौधों से कृषि करना, ठीक है, यानी जो बीज है उससे कुछ अलग करना। जब किसी एक पौधे को एक बड़े क्षेत्र, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि बड़ी पूंजी और बहुत सारे कामगारों की इसमें ज़रूरत होती है। अब शस्य प्रारूप क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न, जिसमें आपका रबी, खरीफ और जायद, मतलब स्टेप बाय स्टेप, रबी के बाद खरीफ, खरीफ के बाद जायद की फसलें, यानी इनके बीच में जायद की फसल लगाई जाती है। तो ये आपकी क्या है? क्रॉप सस्य प्रारूप है, ठीक है। रबी की फसल क्या होती है? रबी की फसल जाड़े में उगाई जाती है, इसलिए इसे जाड़े की फसल भी कहते हैं। रबी की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच में करते हैं और इसकी कटाई जो है वो अप्रैल से लेकर जून तक चलती है। वैसे तो मार्च में ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ कुछ एरिया में जून तक ये चलती है। इसमें पंजाब, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हमारा उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सारी की सारी जो एरिया हैं यहाँ पर आपकी रबी की फसल मेन पैदा की जाती है। तो रबी की जो मुख्य फसल हैं वो कौन कौन सी है भाई? जैसे आपका गेहूँ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ठीक है, और भोर, मांझो, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये रबी की फसल कहलाती हैं। अब बात करें हम खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल क्या है? अच्छा बेटा, रबी की फसल जो है वो सर्दी में लगाएंगे, लेकिन हमें गर्मी में उसे खाने के लिए मिलेगी, ये ध्यान रखना है। अब खरीफ की फसल क्या होती है? हम इसे लगाते आपके गर्मी में है, लेकिन इसे काटते हमें सर्दी में है, क्योंकि हमें ये सर्दी में खाने के लिए चाहिए होती है, जैसे मूंगफली वगैरह होती है ना। खरीफ की फसल गर्मी में उगाई जाती है, इसलिए इसे गर्मी की फसल भी कहते हैं। खरीफ की बुआई जुलाई में होती है, कटाई सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। इस असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटवर्ती इलाके हो गए, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, या महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर ये खरीफ की फसल ज़्यादातर उगाई जाती है। अब इसमें कौन कौन सी फसल होती है? जिसमें आपका धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, तुअर मतलब अरहर की जो दाल होती है जो आप खाते हैं, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, ये सारी की सारी आपकी कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। अब बात करते हैं जिसे कहते हैं हम जायद। अब ये जायद क्या है? क्योंकि मेन फसल तो आपकी दो ही है, रबी और खरीफ। अब ये तीसरी फसल क्या है? जायद। कभी हम आप लोग तरबूज वरबूज खाते हो ना, तरबूज, खीरा, ठीक है, और जो आपकी सब्जियां वगैरह होती हैं, तो जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच आता है। इसमें तरबूज, खीरा, खरबूज, सब्जी और चारे वाली फसलें उगाई जाती हैं। गन्ने को भी इसी में लगाया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से ये खरीफ और रबी से
अलग होती है, जो आपकी जायद की होती है, और ये पानी वाली होती है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा पानी पाया जाता है, या आपकी जो सब्जी वगैरह है वो आपकी जायद फसलें कहलाती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम जिसे फसलें जो हैं वो किस तरीके से हम इसे बांट सकते हैं। तो हमने मेन फसलों को दो तरीके से बांटा है। पहला है खाद्य फसल और दूसरा है अखाद्य फसल। जिनको हम खा सकते हैं वो खाद्य फसल, और जिनको हम नहीं खा सकते वो अखाद्य फसल। खाद्य फसल में अनाज, बीज और गैर अनाज आ जाएंगे, सब्जी वगैरह। और अखाद्य फसलों में रेशे, कपास और रबड़ आ गए। तो रेशों को आप खा सकते हैं क्या? नहीं। तो ये इसीलिए हम इन्हें खाद्य और अखाद्य में बांटते हैं। फिर इसके बाद हमारी जो दालें आती हैं। अब ये दालें क्या हैं? जो भारत है, भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। आपने देखा होगा जब मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाना है, तो क्या बनाती है? दाल बना लेती हैं सीधा उठाकर, ठीक है। तो भारत जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। मतलब हम सबसे ज़्यादा दाल को उगाते भी और सबसे ज़्यादा खाते भी हैं, ठीक है। दालों सामान्य अन्य फसलों के आवर्तन में उगाया जाता है। इसका ये मतलब है कि हर दो फसलों के बीच एक दाल की फसल उगाई जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, ठीक है, ये दालों के मुख्य उत्पादक हैं। मतलब क्या है बेटा कि इसमें जो है ना दो फसलों के बीच में एक आपकी क्या लेनी होती है, एक दाल की फसल ली जाती है। क्यों? क्योंकि जो दाल है उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो जब दाल उगाते हैं ना तो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो नेचुरली जब दाल के ज़रिए हम बढ़ा सकते हैं तो ये हमारी ज़मीन के लिए अच्छा होता है। इसलिए जो आपके किसान हैं वो ज़्यादातर दाल की खेती करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं गन्ना। सभी के घर में चीनी वगैरह आती है ना। मीठे के बिना तो हमारा भारत चलता नहीं है जल्दी से। तो गन्ने की जो फसल है उसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की ज़रूरत होती है। 21 से 27 डिग्री का तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की ज़रूरत होती है। गन्ने के उत्पादन में ब्राज़ील पहले नंबर पे और भारत दूसरे नंबर पे है। भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये कुछ एरिया हैं, बिहार वगैरह, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है। और पंजाब का सबसे मीठा गन्ना और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित करता है, ठीक है। और अब जो है आज के टाइम में जो गन्ना है वो खिसकते कहाँ जा रहा है? दक्षिण की तरफ जा रहा है। क्योंकि जो महाराष्ट्र है समुद्र का एरिया है, तो वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो उसके लिए गन्ने के लिए ज़्यादा अच्छा वहाँ पर एनवायरनमेंट मिल जाता है। फिर बात करते हैं तिलहन। तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, खाने योग्य है। इसका खाना पकाने में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली, सोयाबीन, ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं तिलहन कहलाती हैं, यानी तेल निकालने के लिए जो हम फसल करते हैं। फिर बात करते हैं जिसे कहते हैं मूंगफली। अभी सर्दी का मौसम था तो सभी ने मूंगफली खूब खाई है। तो मूंगफली भारत में पैदा होने वाले तिलहनों में मूंगफली का हिस्सा 58% है। मूंगफली एक खरीफ फसल है। आंध्र प्रदेश मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ पैदा होती है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, फिर गुजरात और उसके अलावा महाराष्ट्र में भी जो मूंगफली है बहुत पैदा होती है। क्यों? मूंगफली के लिए वही काली मिट्टी की ज़रूरत होती है और ये एरिया जो है यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में काली मिट्टी होती है। तो मूंगफली बहुत अच्छे से वहाँ पर पैदा होती है, बहुत ज़्यादा। मूंगफली में एक बीज लगा दो तो वो बहुत सारे में फैल जाती है, ठीक है। उसके बाद चाय। चाय क्या है? अब सुबह कुछ लोग हमारे भारत में, हमारे यहाँ पर घरों में बहुत ज़्यादा चाय के एडिक्टेड होते हैं। एडिक्टेड मतलब उन्हें बिना चाय पिए तो आँख ही नहीं खुलती, ठीक है। तो चाय को उगाने के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए गहरी मिट्टी और सुगम जल निकासी वाले दलाई वाले क्षेत्रों की ज़रूरत होती है, जो असम में है। चाय के उत्पादन में गहन श्रम की बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, इसके चाय के मुख्य उत्पादक हैं। अब दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ हैं अपनी खास चाय के लिए मशहूर है, ठीक है।
बहुत टेस्टी चाय होती है दार्जिलिंग की। भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। सबसे पूरे दुनिया में हम सबसे ज़्यादा चाय बनाते हैं और हम पीते भी खैर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी तो यार मेरी भी फेवरेट है। तो कॉफ़ी जो है चाय की तरह कॉफ़ी भी बागानों में उगाया जाता है। भारत में सबसे पहले यमन से लाई गई अरेबिक किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया गया था, ठीक है। मतलब सबसे पहले जब भारत में कॉफ़ी उगाई गई थी तो अरेबिक से लाई गई थी उसकी किस्म, और फिर कॉफ़ी का यहाँ पर पौधा लगाया गया था। शुरुआत में कॉफ़ी को बाबा बुदीन की पहाड़ियों में उगाया गया था। बाबा बुदीन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? केरल के आसपास है, ठीक है। भारतीय कॉफ़ी में पूरे विश्व में मांग है, क्योंकि बहुत अच्छी, हम बहुत टेस्टी कॉफ़ी उगाते हैं, इसीलिए हमारी जो कॉफ़ी है उसकी मांग पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रबड़, ठीक है। अब रबड़ का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब जब पेंसिल से कुछ लिखते हैं तो उसे इरेज करने में भी रबड़ हेल्प करती है ना। तो भूमध्य रेखा रबड़ की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। उष्ण और उपस्थित क्षेत्र में भी रबड़ की खेती होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है जहाँ पर वहाँ रबड़ की खेती की जा सकती है, और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक यहाँ पर टेम्परेचर का होना ज़रूरी होता है। आर्द्र और नम जलवायु के लिए इसके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर केरल, तो अब इससे ही पता चल गया कि 25 डिग्री सेल्सियस कहाँ होगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, तो यही भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये आपकी क्या कहलाएगी? रबड़ ये एक अखाद्य फसल है जो खाने के लिए नहीं, लेकिन पैसे के लिए हम पैदा करते हैं इसको। अगली अखाद्य फसल कौन सी आती है? जिसे कहते हैं हम कपास। अब ये कपास को क्या है? कपास भारत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कपास यानी रुई, आपने देखा होगा रुई जो आप कपड़े वगैरह में भरते हैं ना रजाइयों में, वही आपकी कपास कहलाती है। तो जो कपास है इसकी फसल को पकने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। दक्कन के पठार जो हैं उसके शुष्क भागों में इसको उगाया जाता है। इसमें उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर और हल्की वर्षा यानी 210 पाला रहित दिन और तेज धूप होनी चाहिए। यानी उत्तर भारत में तो पाला पड़ता है तो वहाँ पर नहीं लगाया जा सकता इसको, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन एरियो में कपास की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में जब लगा सकते हैं हम जब पाला ना हो, यानी जब सर्दी ना पड़े, ठीक है। बाकी सब जगह आराम से लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद जूट के लिए अच्छी जल निकासी वाली बाढ़ के मैदानों की उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है। यानी जो बाढ़ वाला एरिया है, बाढ़ से जो मिट्टी लेकर आते हैं, तो उस एरिया में अगर आप जूट के बीज डाल दोगे तो आराम से उग जाएगी वो, ठीक है। जूट के मुख्य उत्पादक कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, ये एरिया हैं आपके जो जूट के उत्पादक हैं, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ बहुत होती हैं तो आराम से इस एरिए में जूट उगाया जा सकता है। अब इसके बाद आता है जिसे हम कहते हैं तकनीकी और संस्थागत सुधार। तो आपने सरकार जो है इसने पंचवर्षीय योजना शुरू की थी 1950 के बाद से, ठीक है, 1960 से, ठीक है। तो भारत सरकार ने कृषि में सुधार के लिए 1960 से और 70 के दशक में शुरुआत की थी। हरित क्रांति, इसका मुख्य फोकस क्या था? भूमि सुधार, ठीक है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, हरित क्रांति यानी फसलों की क्रांति और श्वेत क्रांति यानी जो आपके दूध से रिलेटेड है। भारतीय कृषि के लिए अपनाई गई कुछ तकनीक है ना। सन 1980 से 1990 के दशक में एक व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें संस्थागत और तकनीकी दोनों सुधार शामिल थे, ठीक है। यानी भाई संस्थागत भी और तकनीक के ज़रिए भी सुधार किए जाए। सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के खिलाफ फसल बीमा का प्रावधान, ग्रामीण बैंकों की स्थापना, सहकारी समिति और किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए बैंकों
जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर भाई सूखा हो जाता है, बाढ़ आ जाती है या फसल में आग लग जाती है, तो इससे फिर जो किसान है उसको बहुत नुकसान होता है। तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम गवर्नमेंट की तरफ से उठाए गए थे। किसान क्रेडिट कार्ड KCC, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा PAIS, भारत सरकार द्वारा किसानों के लाभ के लिए योजना शुरू की गई कुछ अन्य योजनाएं हैं। सरकार महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसे कहते हैं, लाभकारी खरीद मूल्य की भी घोषणा करती है, जो किसानों के लाभ को बढ़ाने के में मदद करती है। अधिक फसल उगाने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है इसके ज़रिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाएंगे तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और किसानों को भी फ़ायदा होगा। फिर बात करते हैं जिसे कहते हैं भूदान। भूदान मतलब ग्राम दान और 70 भूमि सुधार पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। विनोबा भावे भूदान आंदोलन चलाया गया ताकि जमींदार अपनी कुछ जमीन जो है वो किसी और को भूदान कर दे, जमीन अपनी दान कर दे। तो विनोबा भावे ने बहुत जमीन अपनी दान की थी जो गरीब किसान हैं उनको। ठीक है, खाद्य सुरक्षा क्या है? फूड सेफ्टी। अगर हमारे आबादी के किसी हिस्से के पास ये पहुंच नहीं है तो वह हिस्सा खाद्य सुरक्षा की कमी से ग्रसित है। देश के दूरस्थ क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं और अनिश्चित खाद्य आपूर्ति के प्रति अधिक संवेदनशील होने की ज़रूरत है ना। सरकार ने सभी के लिए भोजन की उपलब्धि सुनिश्चित की है। यानी भाई देखो, जो लोग खाना खुद नहीं, उनके पास पैसा नहीं होता तो वो खुद नहीं खा सकते, तो गवर्नमेंट ने, आप लोगों को पता होगा, राशन प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। जो आपके गरीब लोग हैं तो गरीब लोगों को राशन देने की योजना ये इसीलिए आई है ताकि उनको खाद्य सुरक्षा जो है वो मिल सके। भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2 घटक है। बफर स्टॉक का सहारा लिया जाता है और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक यानी बहुत बड़ी मात्रा में उसको स्टॉक में लगाया जाता है, और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी जो हम अपने राशन वाली जो प्रणाली है, जिसके ज़रिए हम सभी लोगों को फ्री में बांटते हैं या कम दाम पे हम उसे खाना देते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गए, ये सब। फिर आती है PDS, गरीबों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करना PDS है। ठीक है, भारतीय खाद्य नियम FCI की खरीद और भंडार के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जबकि PDS द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है कि आम जनता भूखी ना मरे। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि और वीडियो मिलती रहे।